हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वो बच्चे होंगे। आज आपकी इस चैप्टर की लास्ट क्लास तो नहीं होगी, शायद एक और क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लंग्स वॉल्यूम के बारे में, लंग्स कैपेसिटीज़ के बारे में। और मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के मैकेनिज्म बताए थे मैंने आपको। ठीक है, मैंने बताया था आपको हम इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है हमारी बॉडी में। दो टाइप की मसल्स इस प्रोसेस में हमारी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, डायफ्राम मसल्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, और वन बाय वन ऑल्टरनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जब एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है और रिलैक्सेशन के टाइम पे थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अब तो ये सारी चीज़ आपको समझ आएगी अगर आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, और देन उसके बाद आपने एनसीईआरटी रीड करी है। ठीक है, मेरे पास एक दो बच्चों के डाउट आए थे, मैंने उनको क्लियर कर दिए थे, और आप लोग ग्रुप में भी वो डाउट मैंने शेयर कर दिए थे कि उन लोगों ने भी मुझे पर्सनली मैसेज करा था, बट मैंने आपको उस ग्रुप में भी डाल दिए थे जिससे आपको वो क्लियर हो जाए कि एक से नहीं दूसरे से आपको बेनिफिट, आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स का उसका अपोजिट होगा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसकी पूरी मैंने आपको लास्ट क्लास में करके भी दिखाई दी है। जब हम सांस खींचते हैं तो कौन सी मसल्स आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती हुई दिख रही होंगी, आपको पता चल रहा होगा। और ऐसा नहीं जब आप इस क्लास को वॉच कर रहे हो तो आप उसकी तरह बैठ जाएं बस खाली स्टैचू की तरह, तो बेटा ऐसा भी नहीं करना आपको। ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको प्रैक्टिकली अपनी बॉडी पर ही आपको ये चीज़ें एग्जामिन करनी पड़ेंगी, जब भी आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बैठ के ऑनलाइन मीडियम पर वीडियो उस पर रिकॉर्डिंग क्लास में आपको ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी करना है बेटा, ये भी आप लोगों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो कभी आप लोग ये चीज़ अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा ऐसा करके देखो, तो करके देखो, क्या पता आपको क्या चीज़ सीखने को मिले, क्या चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें या आप इस चैप्टर को पढ़ाएं, तो हमेशा इसे प्रैक्टिकली अपने इम्प्लीमेंट करें। पहले आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आप अपने आप में करके देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कौन सी मसल आपकी रिलैक्स कर रही है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में हमने बताया था आपको बेटे, कॉन्सेप्चुअल डिस्कस जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मैंने आपको स्टर्नम बना के दिखाया हुआ है, उसमें डायग्राम में एक रिब्स बनी हुई है। ठीक है, फिर डायफ्राम मसल्स आ गई, हमारी डायफ्राम आ रहा है। ठीक है, तो जब हम सांस को खींचते हैं, मतलब बाहर से अंदर लेते हैं, ठीक है, इंस्पायर करते हैं, तो अपर पार्ट हमने एंटीरियर बताया हुआ और लोअर पार्ट हमने पोस्टीरियर बताया हुआ है। तो जो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो कौन सी एक्सिस में इंक्रीज होता है? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल, जो हमारी डायफ्राम मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, फिर जब हम रिलैक्स करेंगे, ठीक है, एक्सपायर करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारा डॉर्सो वेंट्रली, जब आप ऐसे कर रहे हो तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फील होगा। ठीक है, जब आप ऐसे सांस छोड़ोगे तो आपको ऐसे आपको डॉट्स ऑफ वेंट्रली आपको दिखेगा। ठीक है, तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज इन डॉट्स ऑफ वेंट्रल एक्सिस, कौन सी किसकी वजह से हो रहा है कि डिक्रीज? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन एंड फोर्स एक्सपायरेशन, ये दोनों कौन से प्रोसेस बताए जाने बेटा आपको? एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एक्सपायरेशन, सिंपल एक्सपायरेशन जो है, प्लेन एक्सपायरेशन जो है, उसे बताया जाना है पैसिव प्रोसेस। ठीक है, इंस्पायरेशन में भी आपको बस इतना याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कौन सी एक्सिस में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और एक्सपायरेशन में भी आपको ये ध्यान, एक्सपायरेशन एक स्पेशल चीज़ है, उसमें दोनों जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं, हम अपनी सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे बोथ मसल्स आर रिलैक्स, उस टाइम पे हमारी डायफ्राम मसल्स एंड एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स हमारी रिलैक्स कर रही होती है। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जो हमारी बॉडी से
हमारे अंदर से बाहर वॉल्यूम जा रहा होता है, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर जा रहा होता है, बट अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। यही प्रक्रिया हमारी एक्सपायरेशन कहलाती है, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है बेटा कि आपका एक्टिव प्रोसेस है, इसमें भी दो मसल्स आपके इन्वॉल्व होती हैं। इसमें क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। ये दो याद रखना। इसमें क्या होगा बेटा, डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम एंड ये जो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसे ही हम बोल रहे हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। इसका मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताया बेटे, एक्सपायरेशन करने का हम इतना एक्सपायर नहीं करते अपनी, हम नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। बट जब आप बाबा रामदेव को देखते हो तो वो उनका जो एक्सपायरेशन करने वाला पार्ट है, तो उनकी देखना वो बिल्कुल उनका पेट ना अंदर चला जाता है, तो वो कहलाता है हमारा फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है। आप उस पर अपना फोर्स लगा रहे हो जब आप ये चीज़ कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, एक तरीके एक्टिव प्रोसेस है। हमने बात करी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की, इंपॉर्टेंट है। स्पायरोमीटर बेटा, स्पायरोमीटर क्या करता है, वो मेज़र करता है, क्या वो मेज़र करता है, हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। स्पायरोग्राम क्या है, एक बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो आपको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता है। लंग्स वॉल्यूम की रेंज याद रहनी चाहिए आपको। टाइडल वॉल्यूम 500 ml नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है हमारा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम में बेटा थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, और ये हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है। क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। अगर लंग्स खाली हो गए, एम्प्टी हो गए, तो वो कोलैप्स नहीं हो जाएंगे, वो वर्क कैसे करेंगे। तो ये सब आता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम में, ठीक है। लंग्स कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटीज में बेटा आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3500 ml, ठीक है। ऐसी सेम एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें भी हम टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 600 ml। मैंने आपको कल करके दिखाया था। वाइटल में इंपॉर्टेंट है TB प्लस IRV प्लस ERV, ये सब प्रेजेंट रहता है। FRC में क्या रहता है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV प्लस RV प्रेजेंट है, ठीक है। TLC टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें सारे प्रेजेंट होंगे, जितनी कैपेसिटी है सब प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने हार्ट बीट निकालने के एक फार्मूला बताया था, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट बीट पर मिनट, तो आपको वो मिलता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे ही इसके हार्ट बीट के पल्मोनरी वेंटिलेशन का एक फार्मूला है, क्या है बेटा, रेट ऑफ ब्रीथिंग मल्टीप्लाई टाइडल वॉल्यूम। क्या बोला, रेट ऑफ ब्रीथिंग मल्टीप्लाई टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। 12 to 16 पर मिनट हमें वो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 500 से, ठीक है। या आप जो भी आपका अगर आपका 13 आपका जो वो है काउंट करेंगे, मेज़र करेंगे, जो निकल कर आएगा तो उसके बेसिस पर हम आपसे 12 to 16 बताया हुआ है, ठीक है। अगर हम किसी का 12 लेकर 12 की मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो उसका कुछ और आएगा। किसी का 13 आ रहा है, किसी का 14 आ रहा है एवरेज, किसी का 16 आ रहा है, ठीक है। तो फिर 16 की मल्टीप्लाई 500 से, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वो आता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो ये वो होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था बेटा कि स्पायरोमीटर क्या मेज़र नहीं कर पाता, रेसिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमीटर नहीं कर पाता मेज़र, क्योंकि ये थ्रू आउट की लाइफ हमारी प्रेजेंट रहेगा। और जहाँ जहाँ जिन जिन कैपेसिटीज़ में रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है, वो कैपेसिटीज़ काउंट नहीं होंगी। जैसे कि TLC नहीं आएगा हमारा, FRC मेज़र नहीं होगा, और बस ये दोनों मेज़र नहीं होते। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम मेज़र नहीं होगा, टोटल लंग कैपेसिटी मेज़र नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब ये बाकी सब करेगा, टोटल लंग कैपेसिटी में सारा वो आएगा, ठीक है। बस रेसिडुअल वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करके बताएगा, ठीक है। आज का टॉपिक है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, आगे तक काम में आने वाला टॉपिक है थ्रू आउट की लाइफ, तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने हर एक स्टेप पे एक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप इस टाइप से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, वन बाय वन मैं करूँगा, ठीक है। तो आपको अपनी NCERT अपने साथ लेकर बैठनी है। NCERT में पेज निकालो जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। वहाँ से पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद में आपको हैंड टू हैंड रीड करना है।
जब ये पैराग्राफ आपको समझ आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि बेटा एटमॉस्फेयर में हमारी एयर है, ठीक है, और गैसेस जो मूव करती हैं, अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है तो गैसेस के बारे में हमेशा बताया जाता है कि गैस जो हमारी मूव करती हैं वो कैसे मूव करती हैं, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, तो बाहर तो हायर प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, सारे में एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, जो हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है बेटा, 159 mmHg, जिसकी यूनिट है, याद रखना ये भी। पी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, इसकी कितनी है, 0.3 mmHg। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हम इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, हमने इंस्पायर करा, ये हमारी एल्वुलर एयर बन गई। अब जो हमारी बॉडी में गई थी, ये हमारे एल्वुलाई में गई, तो अब ये एल्वुलर एयर कहलाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी से CO2 है वो बाहर आएगा और O2 हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो अब जब ये हमारी बाहर से एटमॉस्फेयर में कितना था पार्शियल प्रेशर, याद रखना 159 mm/Hg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.3 mmHg। ठीक है, बाहर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है और CO2 कंसनट्रेशन हमारी कम है। ठीक है बेटा, बट अब जब ये एल्वुलस की बात करते हैं, जहाँ पे सेकंड स्टेप लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या बताया आपको बेटा, O2 का, अब O2 का क्या वो हो गया, हमारे एल्वुलाई में जाने के बाद में प्रेशर उसका हो गया 104 mm/Hg। ठीक है, अब CO2 का पहले कम था फर्स्ट स्टेप में, अब सेकंड स्टेप में CO2 बढ़ गया, उसका प्रेशर बढ़ गया। CO2 का प्रेशर कितना हुआ बेटा, 40 mm/Hg। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आया वो समझ में। हम बाहर से इनटेक कर रहे हैं एयर, बाहर के एयर का, बाहर के ऑक्सीजन का प्रेशर अलग है, बाहर कितना है 159 mm/Hg। CO2 0.3 mmHg। ठीक है, ये तो इंस्पायरेशन के टाइम का वो बात कर रहा है। अब जब हमने इंस्पायर करा, हमारे एल्वुलाई में गया, ठीक है, एल्वुलाई ये अब क्या कहला रहा है, ये एल्वुलर एयर। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, O2 CO2। ठीक है, तो O2 का प्रेशर अलग हुआ है, CO2 का अलग हुआ है, O2 का प्रेशर कम हो गया अब हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद में। ठीक है, वही पता चल जाएगा क्यों। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ जाओगे, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हमारा सर्कुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, टिश्यूज़ पे जाता है और जगह, और फिर के साइज में हमारे हेल्प होता है। ठीक है, ऑक्सीजन 104 mm/Hg, CO2 40 mm/Hg। ठीक है, तो अब क्या हुआ, CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट होगा आगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या है, CO2 तो हमारी बॉडी से बाहर जाएगी और O2 हमारी बॉडी के अंदर आएगी। ठीक है, थर्ड स्टेप है बेटा पल्मोनरी आर्टरी। अब आगे पहुंच गए हम आर्टरी और वेन के पास। ठीक है, तो अब सबसे पहले किस पे आता है, आर्टरी पे। ठीक है, आर्टरी के पे जब जाएगा तो आर्टरी के टाइम पर क्या होता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, हार्ट वाले चैप्टर, हार्ट के बारे में, तो उसमें बताया था मैंने बेटा, आर्टरीज कैरीज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो O2 और CO2 का जो प्रेशर है वो अलग अलग हुआ, कैसे, अब O2, अब O2 का कितना प्रेशर होगा बेटा, 40 mm/Hg, और CO2 का कितना होगा बेटा, 45 mm/Hg। ठीक है, आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये हमारा ऑक्सीजन आगे जाके वो ब्लड से बाइंड करेगा, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, आर्टरी में कितना है बेटा, O2 का वो प्रेशर 40 mm/Hg, और CO2 कितना बेटा, 45 mm/Hg। ठीक है, पल्मोनरी वेन, फोर्थ स्टेप पर आ जाओ। अब वेन कैरी करती है बेटा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या करती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरीज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो अब ये भी अलग हो, डिफरेंट आएगा इसका, ऑक्सीजन और CO2 का प्रेशर। इसमें ऑक्सीजन लेवल कितना होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, 95 mm/Hg। CO2 कितना होगा बेटा, 40 mm/Hg। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, कि बेटा बाहर से जब हम प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, उस बाहर सराउंडिंग में अलग प्रेशर है,
उसका अलग नेचर है। हमारी बॉडी में जाने के बाद वो यूटिलाइज भी होगा, तो उसका जो प्रेशर है तो वो डिक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी होगा। कुछ पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है, जैसे CO2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और वो O2 हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब हेलो, कट हो गई थी बेटा, बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, हमारी लाइट भाग गई थी, वापस आ गए। ठीक है, तो हमने चार स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंस्पायरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था 159 mmHg, CO2 कितना था 0.3 mmHg। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में जब हम एल्वुलस पे पहुंच गए तो वहाँ उसका अलग प्रेशर आ गया। ठीक है, फिर हमारी आर्टरीज और वेन में जाने के बाद अलग प्रेशर है। आर्टरीज कैरीज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरीज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा बेटा 40 mm/Hg, CO2 कितना होगा बेटा 45 mm/Hg। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स की जब बात कर रहे हैं तो वो क्या कैरी करती है, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा 95 mm/Hg और CO2 कितना होगा बेटा 40 mm/Hg। ठीक है, अब आगे जब चलते हैं हम, तो ये आगे सप्लाई होगा। जब ये सप्लाई होगा तो ये कैसे सिस्टमेटिक आर्टरीज, यानी कि अब ये हमारे आर्टरीज के द्वारा आगे बढ़ेगा। अभी कहाँ पहुँचेगा, बॉडी के टिश्यूज़ पे पहुँचेगा, ऑर्गन्स पे पहुँचेगा। ठीक है, ऐसी वाइस वर्सा ये रिवर्स साइकिल में चलता रहेगा। ठीक है, तो अब सिस्टमेटिक आर्टरीज में आते हैं। तो सिस्टमेटिक आर्टरीज ऑल्सो कैरी था। अब जो सिस्टमेटिक आर्टरी है, ठीक है, अब वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पहले क्या था पल्मोनरी आर्टरी, अब बात किसकी कर रहे हैं हम, सिस्टमेटिक आर्टरी की। ठीक है, क्योंकि अगर आपने हार्ट पढ़ा है मेरे से और मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, कैसे ऑक्सीजनरी ब्लड कैरी करते हैं वेन्स, आर्टरीज, वेन्स। ठीक है, कैसे वो ऑक्सीजनरी ब्लड डीऑक्सीजनरी ब्लड ऑक्सीजनरी में कन्वर्ट होता है, कैसे हमारी वो सप्लाई होता है, वो सब मैंने उसमें लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करवाया। तो अगर नहीं आया समझ में तो बेटा या तो पूछ लो मेरे से कॉल करके, मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे आगे बढ़ जाओगे तो कोई समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, सिस्टमेटिक आर्टरीज बेटा, अब सिस्टमेटिक आर्टरीज में सप्लाई होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो कितना 95 mm/Hg, जितना आर्टरीज जितना उसमें था ना वेन्स में, सेम आर्टरी में भी रहेगा सिस्टमेटिक आर्टरी में। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mm/Hg। ठीक है, अब सिस्टमेटिक वेन्स पे आ जाओ। वेन्स की जब बात करते हैं तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब वेन्स में कितना होगा बेटा, जितना पल्मोनरी आर्टरी में था 40 mm/Hg, 45 mm/Hg। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में घूम गया होगा चीज़ें, समझ में नहीं आ रही होंगी कैसे वो हो रहा है, क्या हो रहा है। इसे ऐसे समझ लेना बेटा, जो आप कैरी करते हो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, उसका एक प्रेशर होता है, उसका एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे जाता रहता है वैसे वैसे यूटिलाइज होता रहता है। ठीक है, हर आर्टरीज के अकॉर्डिंग अलग प्रेशर है, वेन्स के अकॉर्डिंग अलग प्रेशर है। सिस्टमेटिक आर्टरीज के अकॉर्डिंग अलग है और वेन्स के अकॉर्डिंग अलग है। अभी हमने ऊपर बोला पल्मोनरी आर्टरी कैरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन कैरीज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आगे चल के सिस्टमेटिक आर्टरी कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिस्टमेटिक आर्टरी कैसे कर रही है, क्योंकि अभी तो हमने पल्मोनरी आर्टरी बोला तो बेटा डिफरेंट है पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमेटिक आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की बात होती है तो पल्मोन मीन क्या होता है, लंग्स। ठीक है, लंग्स वाले के केस में जब वो बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब वो हमारे हार्ट पे सप्लाई होती है, सिस्टमेटिक मीन होता है हार्ट से सप्लाई होना, तो जब वो आगे सप्लाई हो रही है तो वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो फिर इसके पार्शियल प्रेशर्स हैं। ठीक है, अलग अलग प्रेशर्स हैं। तो जैसे वेन्स में जो प्रेशर था पल्मोनरी वेन में, वैसे ही वो सिस्टमेटिक आर्टरी में होगा। जो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर था वही हमारा सिस्टमेटिक वेन्स में होगा। तो ये 4-5 स्टेप हैं और इनके आपको वैल्यू डिजिट याद रखनी है, कहाँ पे कौन सा प्रेशर है, कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, ये आपको याद रखना है। और ये फिर ऐसे डिक्रीज और इंक्रीज कैसे हो रहा होता है बेटा, कि जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, डेट्स वाई। ठीक है, और CO2 इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी से CO2 इंक्रीज होता है। ठीक है, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब आपको क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की पहले आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक साथ पढ़ना मत, पहले आप उसकी रीडिंग करो, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, थ्योरी आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करने एकेडमिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी के, तो आपके पास मैंने पीडीएफ अवेलेबल करा रखी है, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, तो आपका सारा काम हुआ है। सैटरडे आपका इसका टेस्ट होगा, ये जो अब तो ये लास्ट सैटरडे संडे टेस्ट हुआ नहीं है, बट अब सबके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो सैटरडे संडे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और संडे हम कोशिश करेंगे कि आपसे एक इंटरेक्शन सेशन रखें। इंटरेक्शन सेशन नहीं रखूँ तो कम से कम आपके जो डाउट्स, आपके जो क्वेश्चन हैं, अब आपको हाफ ईयरली के बाद में, अब जैसे नीट के पेपर की डेट शीट का ये बात ही आ रही है, तो अब आपको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, गाइड करने की ज़रूरत है, तो वो आपको मैं वीडियो शेयर करूँगा, उसे रिकॉर्ड करके आप अपने क्वेश्चन, अपनी क्वायरीज, आप अपने डाउट्स नेक्स्ट संडे से पहले पहले आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं उनको डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँगा वन बाय वन, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा अलग अलग करके उसको कर लेंगे, और कम क्वेश्चन आए तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मुझे समझाना है मैं फिर भी आपको उस चीज़ समझा दूँगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। हमें पता है दो ही गैसेस का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये मेरी एक फिंगर है, ये दूसरी फिंगर है, ये मेरी दोनों फिंगर बाइंड कर रही है, यानी चिपक रही है, तो इन्हें क्या बोल देंगे हम, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा हीमोग्लोबिन है, तो इसे बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कितना ट्रांसपोर्टेशन में वो करता है, 97%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। CO2 हमारा किस में डिजॉल्व हो जाता है, हमारे प्लाज्मा में, ठीक है। ऑक्सीजन किसके साथ हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो वो 97%, ठीक है। और जो प्लाज्मा वो हमारा डिजॉल्व हो रहा है 3% इन आवर प्लाज्मा, ओ सॉरी, CO2 डिजॉल्व हो रहा है हमारे प्लाज्मा में 3%, ठीक है। ये इसकी सबसे इंट्रोडक्शन इसकी लाइन है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी के पैराग्राफ, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 3-4 लाइन में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। फिर इसमें आगे चलने के बाद में जब आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपसे बात करेगा वो एक उसकी ग्राफ की, ठीक है, कुछ कर्व्स की बात करेगा। तो जैसे हीमोग्लोबिन मैंने ये बना रखा है HB, यहाँ पर O2 लगा रखे हैं, ठीक है। अगर अगर एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, तो वो कितना परसेंट सेचुरेशन देगा हमें, 25%, ठीक है। दूसरा बॉन्ड बना तो वो कितना परसेंट हमें सेचुरेशन देगा, 25%, यानी टोटल कितना हुआ 50। तीन बॉन्ड बन गए तो कितने परसेंट हमें सेचुरेशन देंगे, 75%। फिर जो लास्ट हमारा फोर्थ वो है बॉन्ड, वो हमें कितने परसेंट सेचुरेशन देगा, 100% सेचुरेशन। आज स्टैंड भी काम नहीं कर रहा, तो पकड़ के बैठना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो सैचुरेशन की बात करेंगे, एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो बेटा ग्राफ बनता है दो एक्सिस के बीच में, एक बनती है एक्स एक्सिस, एक बनती है वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बीच में हम एक स्लोप ड्रॉ करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि एक्स एक्सिस में कितना हमारा परसेंट है और वाई एक्सिस में कितना है, ठीक है। तो उससे हमें एक रेशो का पता चलता है कि एक साइड हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, उस पर मेरा क्या है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल बता रखा है, और जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर मैंने किसका सैचुरेशन बता रखा है बेटा, CO2 का, ठीक है। तो फिर इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो कर्व है, कर्व में ये जो जहाँ पे ओरिजिनल ओरिजिनल लिखा हुआ है, तीन कर्व बने हुए ना, तो जो मेन कर्व है जहाँ पर ओरिजिनल लिखा हुआ है,
तो बेटा ये सबसे मेन कर्व है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी दिखाया हुआ है। तो इस कर्व को बोलते हैं बेटा हम सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलते हैं बच्चे? सिग्मॉइड कर्व। इसे या फिर दूसरे शब्द में बोलते हैं एस शेप्ड कर्व, ठीक है। फिर इसके सराउंडिंग में दो कर्व ड्रॉ हो रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है, दिखाता हूँ। इस साइड हमने ऑक्सीजन की लेवल बताया, इस साइड हमने CO2 का लेवल बताया नीचे, ठीक है। ये जो बीच वाला है ये हमारा सिग्मॉइड कर्व है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एस शेप्ड कर्व, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से दूसरा कर्व आ रहा है, ये तीसरा कर्व आ रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड कर्व और राइट साइड कर्व। अब इसमें क्या होगा, आज कितना परेशान कर रहा है ये। पता है क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना या पढ़ाने बैठते हैं तो निगेटिव चीज़ें आती हैं, ठीक है। निगेटिव चीज़ें क्या है, जैसे लाइट भाग गई, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, क्लास अपलोड नहीं हो रही, ठीक है, या फिर स्टैंड नहीं मिल रहा, ठीक है, या फिर स्पेस नहीं बचा, चार्जिंग नहीं है, नोट्स कंप्लीट नहीं है। तो बट हमें उनसे सबसे फाइट करके आगे निकल के आना होता है, ठीक है, वही हमारा रियल स्ट्रगल है। तो आज ये वही चल रहा है, ठीक है। इससे हम बहुत इरिटेशन भी हो रही है मुझे कि बार बार गिर जा रहा है, सेटअप सारा ख़राब हो रहा है, बट मुझे तो पढ़ाना है, ठीक है, तो इसलिए कर रहा हूँ। जो राइट साइड वाला है उसे बोलते हैं राइट शिफ्ट कर्व, और जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है उसे बोलेंगे हम लेफ्ट शिफ्ट कर्व, ठीक है। राइट शिफ्ट कर्व ये होता है हमारा, अगर राइट साइड में हमारा कर्व शिफ्ट हो रहा है, कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? कर्व हमें बताएगा, जब हम उस पर एक स्लोप ड्रॉ करेंगे तो हम वो हमें बताएगा कि जो एक्स एक्सिस पे हमारी लाइन है और जो वाई एक्सिस पे लाइन है उनके बीच में कितना रेशो आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल O2 का हमने ड्रॉ करा, O2 का लेवल आया 25%, ठीक है, और वहीं से वो O2 के साथ साथ CO2 का भी आएगा, ठीक है। तो वो CO2 का आया हमारा 50%, ठीक है। तो वो एक लाइन ड्रॉ करने से हमें दोनों की एक्सिस के बीच में जो रेशो आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है तो वो कहलाती है हमारी अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। इसे बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन HbO2। यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट होगा, यानी वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। तो इसे बोलते हैं हम बोर्स इफेक्ट, ठीक है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऐसी हमारी बायो में भी। अब आपको ये सर साइंटिफिक ये केमिस्ट्री के साइंस ये साइंटिस्ट वाइंटिस्ट कहाँ से आ गए बेटा? तो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री हमारी बायो में भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो याद रखना। लेफ्ट शिफ्ट कर्व वाले पे पहुंच जाओ, ये हमारी फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये एसोसिएट होगा, अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो इट्स मीन कि हमारे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम हेल्टन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम हेल्टन इफेक्ट। क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा? क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि राइट शिफ्ट कर्व के बारे में बताओ कि वो कौन सा इफेक्ट है, बोर्स इफेक्ट, हेल्टन इफेक्ट, रदरफोर्ड इफेक्ट एंड नॉन ऑफ दिस। आपको आंसर टिक करना है बोर्स इफेक्ट, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन पूछेगा आपका हेल्टन इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो डिसोसिएशन किस में हो रहा है, एसोसिएशन किस में हो रहा है? तो बेटा हेल्टन इफेक्ट में एसोसिएशन हो रहा है, यानी जुड़ रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। और डिसोसिएशन किस में हो रहा है बेटा? हमारा राइट शिफ्ट कर्व में, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन किस में होती है? लेफ्ट साइड वाले में, और राइट साइड वाले में हमारी अनफेवरेबल कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। इसके फैक्टर अफेक्टिंग है। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, पहले मैं आपको बता दूँ राइट शिफ्ट वाले के। राइट शिफ्ट वाले के बेटा फैक्टर अफेक्टिंग है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होएगा, क्योंकि जब आप एक स्लोप ड्रॉ करोगे ना, जो आपकी बुक है ना, बुक में ना एक पूरी उसकी नीचे रेशो लिखा हुआ है और फिर एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करी है, उसके बाद स्लोप कट करी है, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो आप देखना उस बुक में आपको मिल जाएगा, नहीं आया समझ में मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा। क्यों? एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा। तो ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो रहा है,
डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो वो होगा, बट CO2 इंक्रीज होगा। CO2 इंक्रीज होगा तो H प्लस आयन इंक्रीज होंगे। जब H प्लस आयन इंक्रीज होंगे तो हमारा जो pH लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, स्पेशली कोक, ये थम्स अप, इन्हें पीने से मना करते हैं क्योंकि ये हमारी कार्बोनेटेड वो है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, तो इन्हें हम मना करते हैं, एडवाइस करता है डॉक्टर कि मत पीना, ठीक है। टेम्परेचर इसका कितना बताया बेटा, 43 डिग्री सेल्सियस। ऑल्स आर अनफेवरेबल कंडीशन नियर द टिश्यू, ये हमारे टिश्यूज़ के पास में अनफेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट था। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट साइड शिफ्ट पे क्या होता है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज का होगा, H प्लस आयन डिक्रीज होंगे, pH इंक्रीज होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा। जब pH इंक्रीज होगा तो वो किस में जाएगा, हमारा एल्कलाइन मीडियम में। उसमें क्या है कि बोर्ड्स वाले इफेक्ट में किस में जा रहा था वो हमारा, वो जा रहा था हमारा एसिडिक मीडियम में। अब इस कंडीशन को बोलते हैं ऑल आर फेवरेबल कंडीशन नियर द लंग्स। राइट शिफ्ट वाला कि अनफेवरेबल किसके लिए, हमारे टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट वाला हमारे वैसे तो पूरी बॉडी के लिए वो इफेक्टिव है, बट स्पेशली किसके बताया गया है, नियर द लंग्स, ठीक है। तो आप एक बार NCERT रीड करो, आपको इसका आंसर मिलेगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेटा, वैसे तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी तीन वेराइटीज़ हैं, या तीन वेराइटीज़ बोल रहा हूँ, सॉरी, तीन डिफरेंसेस हैं, 23%, 70%, 7%। तो जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलता है तो उसे बोलते हैं हम कार्बिनो हीमोग्लोबिन। जैसा हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल जाता है तो हम क्या बोलते थे उसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। अब मेरे पास वार्निंग अलर्ट आने लगी इस पेज की, स्टोरेज स्पेस की, अब आगे क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, तो बस मैं जल्दी से बता रहा हूँ। तो उसे क्या बोलेंगे, जैसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन के क्या बोल रहे थे, HbO2, जैसे क्या बोलेंगे हम HbCO2। ये कितना परसेंट हमारा अवेलेबल होता है, 23% प्रेजेंट होता है हमारी RBCs में। 70% क्या होता है हमारा बाइकार्बोनेट आयन, किसकी फॉर्म में होता है, HCO3-, ठीक है। फिर ये हमारा एंटर करता है प्लाज्मा में और टूटता है ये हमारा NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो ये कितना रहता है हमारा, 70%। फिर 7% डिजॉल्व हो जाता है हमारा प्लाज्मा में, ठीक है। तो हमारा जो RBC में सिर्फ एक स्टेप है 23% वाला, कार्बिनो हीमोग्लोबिन वाला, और प्लाज्मा में दोनों स्टेप आते हैं हमारे। तो 70% बेटा बाइकार्बोनेट आयन वाला, 7% वो, तो डिजॉल्व होता है टोटल कितना, 77% थ्रू इन प्लाज्मा। तो इसलिए ये बताया आपको, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आपसे आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल क्लास इसकी लास्ट होगी, मोस्ट प्रोबेबली कल लास्ट ही होनी चाहिए। अब इसमें दो टॉपिक और रहेगा, 2 या 3 टॉपिक, और वो भी इतने टाइम के नहीं है, 40-50 मिनट में क्लास कवर करके पूरी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल मिलेंगे। उसके बाद में इसके आप टेस्ट की तैयारी रखना बेटा, सैटरडे संडे आपका इसका टेस्ट होगा, तो बी प्रिपेयर्ड। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वायरी हो तो कॉल मी, मैसेज मी, एनीथिंग जो आप कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर।